नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम। भाई सब लोग कैसे हो आप? बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप सभी तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब लोग ठीक से सुन पा रहे हैं? सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है? मैं बेटा बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम बेहतरीन, एकदम शानदार। और आज बच्चों आपके लिए रेशो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक की हम पढ़ने वाले हैं जी, आखिरी क्लास। बड़े अच्छे प्रकार से दोस्तों आप लोग रेशो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। आज बेटा उसका अंतिम फेज है, अंतिम क्लास है। और मैं ये पूरी उम्मीद करता हूं कि जिसने इस कोर्स को पहले दिन से पढ़ना स्टार्ट करा है, जिसने इस कोर्स को बेटा तारीख 17 से पढ़ना स्टार्ट करा है, 10 दिन लगातार आपको पढ़ते हुए हो गए हैं, और अब आप रेशो एंड प्रोपोर्शन के सवाल बड़े अच्छे प्रकार से बनाने लगते होंगे। बेटा जरूरी है कि जितना आपने अब तक पढ़ा है वो सारी बातें बेटा आपके लिए क्लियर भी हो गई होंगी, क्लियर कट आपने एक एक बात समझ भी ली, और अब आपको किसी बात में कोई संशय, किसी बात में कोई डाउट भी नहीं होगा। तो स्टार्ट करें। कल प्यारे बच्चों आपने 8 नंबर शीट को पढ़ना स्टार्ट कर लिया था, और मुझे बताओ कल आपने कितने सवाल कर लिए थे? कल आपने कितने सवाल कर लिए थे बेटा? 15। सब बच्चे बता रहे हमने 15 सवाल कर लिए थे। और ये जो 15 नंबर सवाल था बच्चे, इसका उत्तर कितना? 99 आया था। यहां कोई आपको बेटा पोल पर आंसर नहीं देने हैं, आपको सिर्फ चीजें समझनी है। जब समय पोल का आएगा तो पोल भी करवा लिया जाएगा, तब तक बेटा आप चीजों को पढ़ना प्रयास कीजिए। देखो 15 नंबर तक सवाल में बेटा आपने दो बातें पढ़ी थी। एक तो आपने पढ़ा था वो छलांग और दूरी वाले सवाल। छलांग और दूरी वाले सवाल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? C/D, यानी छलांग बटे दूरी या कदम बटे दूरी। एक बच्चों आपने पढ़ा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। इन बातों को पढ़ना आपने अच्छे प्रकार से सीख लिया था। अब दोस्तों हमें आगे इसके बाद 16 नंबर सवाल से कुछ बातें आपको बता रहा हूं। ये सब एसएससी के एग्जाम के लेवल से बहुत आवश्यक चीजें हैं, तो हर एक बात बेटा आपको समझ के चलनी है। बड़े अच्छे अच्छे प्रकार के सवाल आगे हमें मिलने वाले हैं, बहुत बढ़िया प्रकार की चीजें आपको मिलने वाली हैं। सुनिएगा, 94 को दो भागों में इस प्रकार डिवाइड किया गया कि पहले भाग का 1/5 और दूसरे भाग का 1/8, 3/4 के अनुपात में। देखो बेटा मैंने 94 के दो भाग किए हैं, एक भाग x मान लो, एक भाग y मान लो। 94 के जो दो पार्ट होंगे, क्या मैं एक को x एक को y मान लूं? हाँ जी सर, पहले भाग का तो 1/5 करना है, और दूसरे भाग का बच्चों आपने 1/8 करना है। और इनका जो अनुपात बनेगा, क्या वो 3:4 बनेगा? कि x का तो आपने करा 1/5, y का आपने करा 1/8, और इनसे जो आपका रेशो बन गया प्यारे बच्चों, वो रेशो 3:4 बन गया। 3:4 आपके सामने बन चुका है। अब मैं ये बातें क्या लिखूं? देखो बेटा एक सिंपल गणित होती है कि आप कुछ वैल्यू को एज्यूम कर लो, आप कुछ बात को मान लो। कैसे माने भाई? x की जगह मैं क्या मानूं ऐसा कि 5 का भाग देकर 3 आ जाए। आप समझ रहे हो कि x की जगह मैं ऐसा क्या मानूं कि उसका 1/5 करने पर 3 आ जाए। तो आप कहना सर 15 कह सकते हो, 15 कह सकते हो। 15 का मैं 1/5 करूंगा तो 3 आएगा। जी हाँ सर, y की जगह क्या लिखूं कि 1/8 करने पर 4 आ जाए। तो सर y की जगह 32 मान सकते हो। 32 का 1/8 करोगे 4 बनेगा। डन हो गया। सर मेरे सामने x और y का रेशो आ गया है। सर मेरे सामने x और y का रेशो आ गया है। टोटल था 94 और टोटल यहां बन रहा है 47। आपसे पहला भाग पूछा है तो पहला भाग आपके अकॉर्डिंग 15 बन रहा है। सर 2 बार कटेगा, 15 दूनी 30, यही आपके सवाल का उत्तर है। ऐसा अगर सर डायरेक्ट मान लो कभी कोई वैल्यू ऐसे ना बना पाए तो बेटे आप प्रोपोर्शनल की बात जानते हैं ना, कि इनका गुणा और इनका गुणा बराबर होगा। हाँ सर जानते हैं। तो आप जानते हैं 3/8y बराबर होगा 4x/5 होगा। सर इस y को बटा में ले जाओगे तो x/y आ जाएगा 15/32। ऐसे तो अनुपात को आप ऐसे तिरछा गुणा करके भी ज्ञात कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू को लिखकर भी ज्ञात कर सकते हो। क्या दोनों प्रकार की बात समझ में आई? क्या दोनों प्रकार का तरीका आपको क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। सुनो बच्चे, एक पेपर का पूछा हुआ सवाल है कि 2 अंकों की संख्या, बेटा एक 2 डिजिट का नंबर है और उस संख्या के अंकों के योग के बीच का अनुपात 4:1 है। एक तो संख्या और एक उसके अंकों का योग, उनका अनुपात आना चाहिए 4:1। इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 ज्यादा है, सारी ऑप्शन में है। देखो इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका है ऑप्शन। मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा, चिंता मत करो।
आप अंकों का योग करके देखो, 47 के अंकों का योग आ रहा है 11, 69 के अंकों का योग बन रहा है 15, 36 के अंकों का योग बन रहा है 9, 25 के अंकों का योग बन रहा है 7। हाँ। सर 4:1 कहां बन सकता है भाई? 4:1 कहां कह सकते हो? सर ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी के अलावा आप 4:1 कहीं नहीं कह सकते, केवल एक ही चांस है, केवल एक ही तरीका है। सर ये तो हमने सवाल को ऑप्शन से बना लिया, बहुत बढ़िया बात है, 10 सेकंड से कम टाइम में सवाल का उत्तर भी आ जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस सवाल का बेसिक पढ़ना चाहे सर, तो क्या कोई इस सवाल का बेसिक तरीका भी होता है? हम बताएंगे हाँ बिल्कुल बेटा, इसका बेसिक भी होता है। बेसिक क्या है अब वो सुनिएगा। देखो, एक 2 अंकों वाली संख्या है और अंकों के बीच का योग। आपके सामने 2 डिजिट का नंबर है ना, XY है, XY, ठीक है, ये 2 डिजिट है। देखो नंबर लिखने का तरीका क्या होता है बेटा? हम नंबर लिखते हैं जी 10x + y के फॉर्मेट में। हम नंबर लिखते हैं 10x + y के फॉर्मेट में। इस बात का क्या मीनिंग है? मेरी बात को सुनना बेटा, कि 2 डिजिट का नंबर है 12। क्या बच्चों आप इसको 1 × 10 + 2 कह सकते हैं? जैसे मान लो 25 लिखना होता तो आप 10 × 2 + 5 कह सकते हो। जैसे मान लो मुझे लिखना है बच्चों 37, तो मैं 30 × 7, सॉरी माफ कीजिए, 10 × 3 प्लस का 7 कह सकता हूं। उसी प्रकार अगर XY को लिखना हो तो आप 10x + y लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया, नंबर लिखने का ये एक्सटेंडेड फॉर्मेट होता है। सर 2 अंकों की संख्या ये है और अंकों का योग ये बनेगा x + y। इनका रेशो बनना चाहिए 4:1। जी हाँ सर, तिरछा गुणा करके देखते हैं। तिरछा गुणा करेंगे 10x + y, यहां पे बनेगा 4x + 4y। सर ये इस साइड जाएगा तो बचेगा 6x = 3y और x/y 3/6 आ गया। और ये बात आपको बोली भी गई कि दहाई के अंक और इकाई के अंक में 3 का डिफरेंस है। देखो 3 का डिफरेंस ही आ रहा है, 3 का डिफरेंस ही आ रहा है, तो आपका नंबर XY था, आपका नंबर क्या बनेगा? 36। अंकों का योग करेंगे 9, देखो रेशो 4:1 का बन रहा है। बात आपकी होगी सेटिस्फाइड। आप चाहो तो ऑप्शन से कर लो, चाहो तो बेसिक तरीका कर लो बेटा। दोनों प्रकार के फॉर्मेट क्लियर होने चाहिए, दोनों प्रकार की जानकारियां निपुण प्रकार से आपको समझ में आनी चाहिए। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। देखो बेटा, ये सवाल तो बहुत ही आसान सवाल था, पेपर का पूछा हुआ सवाल है 2018 के एग्जाम में। आपको मैंने दिया है सर 3 संख्याएं हैं x, y, z, अनुपात इनका दिया है 2, 3 और 5। सर इन संख्याओं का योगफल 80 है। बेटा अगर योगफल 80 है तो ये टोटल की वैल्यू है 10 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू आ गई 8, तो ये नंबर 16, ये नंबर 24 और ये नंबर 40 आना चाहिए क्या? एक बार इतना बता दो मुझे बेटा। अगर मैं ये तीनों नंबर आपसे पूछूं, याद कर सकते हैं? जी हाँ सर, z = ax - 8 दिए, अब वैल्यू पुट करो। z का मान तो 40 है सर, x का मान तो 16 है और माइनस का 8 है। 16x की वैल्यू आ रही है 48, क्या x का मान 3 आएगा क्या? ये डायरेक्ट वैल्यू को इस प्रकार के सॉल्व करने के सवाल होते हैं जिनका तरीका दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए। 19 नंबर सवाल सुनिएगा। x 16 भी तो है, x 16 कहां है? आपको a का मान पूछा है, x का मान तो 16 ही है। अरे ये x नहीं है, ये a है रे, a भाई साहब, वो a, वो मेरी प्रिंटिंग मिस्टेक है। हमको सवाल में a का मान पूछा था ना, तो a का मान 3 है, a का मान a। कुछ लड़कों में कुछ सेब, एप्पल वितरित किए जाते हैं। लड़के कितने हैं मेरे को पता नहीं है, सेब कितने हैं मेरे को पता नहीं। यदि 8 सेब ज्यादा होते तो प्रत्येक लड़के को 4 सेब मिलते। 2 सेब कम होते तो प्रत्येक लड़के को 3 सेब मिलते। तो कितने सेब उपलब्ध है? 32 सेब होंगे बेटा। कैसे पता? सुनो मेरी। देखिए बेटा, क्लास में नंबर ऑफ बॉयज कांस्टेंट है और आपके पास कुछ एप्पल्स हैं, कुछ एप्पल, ठीक है। मैं मानता हूं तुम्हारे पास x एप्पल है, x एप्पल आपके पास बच्चों मैंने मान लिए x एप्पल थे, ठीक है। अगर 8 सेब ज्यादा होते, अगर 8 सेब ज्यादा होते, टोटल इतने सेब होते, टोटल अगर इतने सेब होते और आप प्रत्येक लड़के को 4-4 सेब बांटते, तो टोटल सेबों में अगर 4 का भाग दोगे तो क्या नंबर ऑफ बॉयज काउंट हो जाएंगे? जरा बताओ। अगर टोटल सेबों में आप 4 का भाग दोगे तो नंबर ऑफ बॉयज मिल जाएंगे ना। भाई मेरे पास मान लो 100 रुपए हैं, मैं प्रत्येक बंदे को 10 रुपए देता हूं, प्रत्येक बंदे को 10 रुपए देता हूं, तो पूरे पूरे बढ़ जाते हैं। इसका मतलब 100 में 10 का भाग दोगे, 10 बच्चे होंगे, वहां पे 10 बॉयज होंगे। ऐसे ही बच्चों x + 8 आपके पास एप्पल थे, प्रत्येक बच्चे को आपने 4-4 दिए, तो ये नंबर ऑफ बॉयज काउंट हो जाएंगे। उसी प्रकार बच्चों अगर 2 सेब कम होते,
2 सेब कम होते, तो प्रत्येक लड़के को 3-3 सेब मिलते, तो यहां से भी नंबर ऑफ बॉयज आएंगे। क्या ये दोनों नंबर ऑफ बॉयज बराबर आएंगे क्या बेटा? ये डेटा किसके बराबर है? ये नंबर ऑफ बॉयज के बराबर है, ये नंबर ऑफ बॉयज के बराबर है, ये बात बराबर है। सर तिरछा गुणा कर दीजिए, 3x 8 3 24, 4x माइनस का 8, 3x उधर जाएगा घट जाएगा, x बनेगा, ये यहां पे आएगा ऐड हो जाएगा 32। सर हमारे पास टोटल 32 सेब थे, हमारे पास 32 सेब थे। और देखो आप, अगर 32 में 8 ज्यादा होते 40 होते, प्रत्येक को 4-4 बोलते, तो क्लास में 10 बॉयज थे। अगर 2 कम होते 30 होते, सबको 3-3 देते, तो भी 10 बढ़ते। यानी अगर इस क्लास में नंबर ऑफ बॉयज पूछे ना तो भी 10 आएगा बेटा। अगर इस क्लास में नंबर ऑफ बॉयज पूछे ना तो भी 10 बनेगा, तब भी आपके सवाल का उत्तर 10 बनेगा। ये दोनों बातें ज्ञात करनी आनी चाहिए, सेबों की संख्या भी और नंबर ऑफ बॉयज भी, दोनों आपको सवाल में पूछ सकता है। क्या दोनों आप सबको ज्ञात करने आ गए बेटा? कर पाओगे आप लोग? सुनिएगा, इस वर्ड को सुनिएगा। सवाल तुम्हें कह रहा है एक्स वाई के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो एक्स है ना, वाई के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यही मतलब है क्या? इनवर्सली का मतलब ऐसे लिखते हैं बटा में, एक्स किस पे डिपेंड करता है? वाई के स्क्वायर पे। तो आप ये बात कह सकते हैं सर एक्स बराबर के बटा वाई स्क्वायर आएगा। यहां सर के क्या होगा? यहां के होगा कांस्टेंट, एक नियतांक वैल्यू बचे, एक फिक्स वैल्यू के की मानी जाएगी। जब x बराबर 4, तो y का मान क्या होगा? k बटा 9। इसका मतलब k बच्चों आ रहा है 36, इसका मतलब k कितना आ रहा है? 36। अब मैं कह रहा हूं जी x का मान क्या बनेगा जब y का मान 6 है? तो आपने कहा जी k का मान 36 है, y स्क्वायर भी 36 बनेगा, काटा पीटी करोगे एक ही आंसर बनना चाहिए। जब y का मान 6 तो x का मान क्या होगा? 1। पहले आपको इस सवाल में वैल्यू ज्ञात करनी पड़ती है बच्चों k की। जब भी कोई इस प्रकार का सवाल बने ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पहले आप उस k को खोजेंगे। जब k मिलेगा तो k के बाद आगे सवाल हल होगा। ऐसे बनने वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना k जरूरी है। क्लियर? सुनो भाई, एक भंडारण घर में नारंगी, अनानास और मिक्स फ्रूट के रस के डिब्बे हैं। यानी आपके पास 3 प्रकार के जूस के बॉक्स हैं बेटा। एक तो है ऑरेंज जूस, एक है पाइनएप्पल जूस, और एक आपके पास है मिक्स जूस। इनकी संख्या 8, 9 और 15 में है। यानी ये वाले डब्बे अगर 8 हैं, ये वाले डब्बे 9 होंगे, और ये कितने होंगे? 15। अब आपने इनमें से कुछ कुछ डिब्बे बेच दिए बेटा। नारंगी वाले तुमने बेचे हैं 25%। बेटा इसका 25% ज्ञात करोगे तो 2 आएगा क्या? अरे बोलो, 25% का मतलब होता है 1/4, और मैं 8 का अगर 1/4 निकालूंगा 2 बनेगा। इतनी बात तो जानते होंगे। 25% का मतलब होता है 1/4। मैं अगर 8 का 1/4 निकालूंगा 2 आएगा। आपने 2 तो बेच दिए ऑरेंज वाले। सर अनानास के बेच दिए आपने 33.33%, यानी कि 1/3 बेच दिया क्या? अनानास वाले आपने 3 बेच दिए, ये आपने 3 बेच दिए बेटा। और मिक्स फ्रूट वाले आपने 20%, यानी ये भी आपने 3 बेच दिए। अरे 15 का 20% कितना आता है? 12। सर अब बताओ कितने बच गए? ये वाले बच गए 6, ये भी 6 और 12। रेशो में अगर ये बात नोट करनी होगी तो 1 1 2 कह सकते हो क्या? 1 1 2 का मतलब क्लियर है? हाँ। सुनो बेटा, एक कार बनाने में ना 3 प्रकार के खर्च होते हैं। पहला खर्च होता है रॉ मटेरियल का, दूसरा खर्च होता है लेबर का, और तीसरा बच्चों आपका खर्च होता है एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। एक्स्ट्रा मान लो कोई खर्चा होता है। ये खर्चे बेटा 4:3:2 में है। यानी रॉ मटेरियल 4 रुपए का आता है, 3 रुपए की लेबर है, 2 रुपए के और खर्चे। अब तीनों खर्चे देखो अलग अलग प्रकार से चेंज हो रहे हैं। अब मुझे 4 का भी 10% ज्ञात करना है, 3 का भी 8% ज्ञात करना है, तीसरे का भी 5% करना है। तो क्यों ना बेटा मैं इनको अपनी मर्जी से, अगर तुम चाहो तो 400, 300, 200 मान सकते हो क्या? अरे रेशो की बात है, जो मर्जी मान लो बेटा। यानी आपकी ये बताओ बेटा, टोटल जो कार है वो 900 रुपए की बन रही है ना? अरे तुम्हारी जो ये कार है ये 900 रुपए की तैयार हो रही है ना? सर पहले वाला खर्च 10% बढ़ जाता है। पहले वाला खर्च 10% बढ़ेगा तो 40 रुपए का खर्चा बढ़ गया। दूसरे वाला खर्च बच्चों 8% बढ़ता है
8% बढ़ता है, यानी ये आपके सामने 24 रुपए बढ़ गया। 300 का 8% ज्ञात कर पाएंगे। और तीसरा खर्चा बच्चों 5% कम हो गया। अरे 5% मतलब 10 रुपए की कमी आ गई। सर टोटल मिलाकर आपने बोला कि 64 में से 10 गए 54, हमारा खर्चा है ना वो 54 रुपए बढ़ गया। पहले तुम्हारी कार 900 रुपए की बनती थी, अब 54 रुपए खर्चा बढ़ गया। सर परसेंटेज ज्ञात करना तुम्हें आता है ना कि 54 रुपए का खर्चा बढ़ा, 900 रुपए से बढ़ा, और कितना हो गया 100% हो गया। ये बात तुम्हें ज्ञात करनी आती है। दोनों पॉइंट कैंसल। 6 सर हमारा जो एक्सपेंडिचर है, हमारा जो खर्चा है ना वो 6% इंक्रीज हो गया, खर्चे में 6% की बढ़ोतरी हो गई। ये 15 नंबर के सवाल तक आपने कर लिए थे। आज उसके आगे की बातों को समझ पा रहे हैं आप लोग? ये सुनो कितना बढ़िया सवाल दोस्तों, कितना शानदार सवाल है। ये मेंस के लेवल के सवाल है। इस प्रकार की चीजें हैं जो आपको मेंस के पेपर में मिलती हैं बेटा। 3 आदमी हैं, अमर, अकबर, एंथोनी। इन्होंने एक होटल का बिल 3:4:5 के अनुपात में देने पर सहमत है। बेटा ये 3 लोग हैं जो अपने कहते हैं जी होटल का बिल है ना हम 3:4:5 के अनुपात में देंगे। पहले दिन अमर बिल देता है इतने रुपए का, सेकंड दिन अकबर बिल देता है, और थर्ड दिन एंथनी बिल देता है। जब वे अपना अकाउंट मिलाते हैं तो क्या करना होगा? सुनिए ऐसा है, देखिए 3 लोग हैं, एक का नाम है बच्चे अमर, एक का नाम है अकबर, और एक का नाम है एंथनी, है ना? तो आपने ये बोला सर अमर, अकबर, एंथनी कह रहे हैं कि सर हमने ना जब खाना खाया तो जो भी बिल बनेगा अपन 3, 4 के 5 में बांट लेंगे। इन्होंने आपस में इस बात को लेकर गॉसिप कर लिया है कि भाई अपन इन बिल को 3, 4, 5 के अनुपात में बांट लेंगे। अब जब होटल पर तो बैठ के हिसाब किताब क्या करते, है ना, होटल पर बैठ के तो खर्चा क्या करते, तो इन्होंने कहा देखो यहां पर बिल दे देते और घर जाके अपना हिसाब कर लेंगे। यही बात हुई। तो पहले दिन क्या हुआ बच्चे, बिल आया 26.65 रुपए का, ये पैसे दे दिए अमर ने। अमर कह रहा आज पैसे तेरा भाई देगा। अगले दिन बिल आया बच्चों 42.75 रुपए का, अकबर कहता ये पैसे आज तेरा भाई देगा। थर्ड दिन जब बिल आया तो ये दोनों बैठ के देख रहे थे एंथनी के मुंह की तरफ कि भाई 2 दिन हो गए हमने पैसे दिए, आज तू दे। उसने भी दे दिए, उसने भी दे दिए। अब प्यारे बच्चों यहां से ये दोनों सब तीनों लोग ना अपने अपने घर गए, इकट्ठे बैठे, वहां पहुंच के कह रहे हिसाब कर ले अपना। तो देखो इन्होंने बैलेंस मिलाया। बैलेंस में ये बताओ इन्होंने टोटल कितना खर्चा किया है बेटा, इन्होंने टोटल कितना खर्चा किया है। 3 दिन तक खाना खाया था तो टोटल कितना खर्चा हो गया, तो 26 और 42 होते हैं बेटा 68। 68 और 3 71, 121, 122। सर 122.40 रुपए लग गए। क्या इनके 3 दिन तक खाना खाने में 122.40 रुपए लगे? और अब ये कहते हैं भाई कायदे में बांटेंगे, कायदे में बांटेंगे। कायदे का मतलब इस अनुपात में 5, 4, 9, 3, 12 में बांटेंगे। बोले साहब देख 12 इसे करेंगे, जब 12 से आप भाग दोगे, क्या आपका भाग 10.2 बार जा रहा है? 10.2 बार जा रहा है। हाँ। इसका मतलब बेटा देखो इसका 3 से गुणा करोगे ना तो अमर को देने बनते हैं 30.60 रुपए। जो अमर के हिस्से में देनदारी आई है वो 30.60 रुपए की आई है। अकबर के हिस्से में 40.80 रुपए देने बनते हैं, और एंथनी के हिस्से में 51 रुपए देने बनते हैं। क्या अरे 10.2 का गुणा तुम 3, 4, 5 से करोगे यही तो आएगा। अब देखो बेटा अमर को 30.60 रुपए देने थे, इसने दिए तो 26.65 ही है, यानी 3.95 रुपए इसने कम दिए, ये 3.95 और देगा। अकबर बेटा पहले पैसे फालतू दे चुका है, अकबर 1.95 रुपए फालतू दे चुका है, और एंथनी भी 2 रुपए फालतू दे चुका है। तो हिसाब किताब कैसे मिलाएंगे कि अमर अपनी जेब से 3.95 रुपए निकालेगा, इसमें से 1.95 दे देगा अकबर को और 2 रुपए दे देगा एंथनी को। यानी सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये काम करेंगे तो तीनों का हिसाब किताब बैलेंस हो जाएगा। जो इन्होंने कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट के हिसाब से इनकी पेमेंट हो जाएगी। अमर कहता कि मैं 3.95 रुपए दूंगा, तो इसने 1.95 रुपए दे दिए अकबर को और 2 रुपए दे दिए एंथनी को। बैलेंस खाता नील, हिसाब किताब कंप्लीट हो गया।
एक बात और सुनो, एक स्टॉल पर 3 प्रकार के पैकेट में पॉपकॉर्न चिप्स बेचे जाते हैं। 3 प्रकार के पैक हैं बच्चों, एक तो है लार्ज, एक है सुपर और एक है जंबो। 3 प्रकार के ये लोग बेचते हैं यहां पर बेटा। इतने इसके स्टॉक में जो पॉपकॉर्न के पैकेट है, पॉपकॉर्न बेटा, पॉपकॉर्न के पैकेट है ना, वो 7, 17 और 16 के अनुपात में। और चिप्स, सर चिप्स इनके हैं 6, 15 और 14 के अनुपात। स्टॉक में पॉपकॉर्न के पैकेट और चिप्स के पैकेट समान है, टोटल मिलाकर जोड़ सेम आना चाहिए। एक बार देखो तो 17, 7, 24 और 16 ये तो बन रहा है 40, 21, 14 ये बन रहा है 35। प्यारे बच्चों 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। इसका गुणा अगर मैं 7 से कर दूं, इसका 8 से कर दूंगा, तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? यानी बच्चों बराबर करने के लिए ना आपको इसका गुणा 7 से, इसका गुणा 8 से करना चाहिए। अब प्यारे बच्चों आपके टोटल नंबर ऑफ पैकेट क्या हो गए? बराबर। टोटल नंबर ऑफ पैकेट क्या हो गए? बराबर। आपने कहा सर कि अब हमें जंबो पॉपकॉर्न तो आ रहे हैं 16, 17, 112 और जंबो चिप्स आ रही है 14, 18, 112। इनका अनुपात चाहिए 1:1। आपके सवाल का उत्तर बनेगा बी। आंसर देने वालों पहले मेरी बात को सुन लिया करो अजीत बाबू, पहले मेरी बात को समझ लिया करो। अगर मैं आपसे जंबो वाले साइज में पॉपकॉर्न का और चिप्स का रेशो पूछूंगा तो दोनों बराबर होंगे बेटा, 1:1 में आएगा। 112 पैकेट ये है, 112 ये है, अनुपात 1:1 आएगा। क्या 24 नंबर सवाल क्लियर हो गया? पूरे सवाल की ना लैंग्वेज पे ही सारा खेल है। नंबर ऑफ पैकेट सारे बराबर है, तो आपने नंबर ऑफ पैकेट बराबर कर दिए, नंबर ऑफ पैकेट इक्वल कर दिए। 40 और 35 का एलसीएम 280 आता है, तो 280 करने के लिए 7 गुना, इसका 8 गुना, मामला खत्म। सुनो मेरी बात, देखो मेरी बात देख रहे हो, हर एक वैरायटी कवर हो रही है, ईच एंड एवरी टाइप कवर हो रहा है। ऐसा कोई सवाल नहीं बचेगा जिसकी चीजें आपको पता नहीं चले बेटा। ऐसा कोई कैटेगरी नहीं बचेगी इजी और डिफिकल्ट जो आप सवाल इस क्लास में ना कर पाओ। सचिन 1.5 किलो ताजा अंगूर लाया। इसमें पानी और गुदा, पल्प मतलब वाटर और पल्प, और ये टोटल सर ये 4:1 में है पानी और गुदा, यानी टोटल कितना? 5 हो गया। फिर भाई अगर 5 किलो लाया ना तो 4 किलो आएगा पानी, 1 किलो आएगा पल्प, ऐसा। अच्छा ये 1.5 किलो लाया था, देखो समझने के लिए मैं इसे एक बार 1500 ग्राम बोल दूं बेटा, आपको बताने के लिए केवल। वैसे मैं तो वैसे कर लेता, आपको समझा रहा हूं। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसका मतलब ये टोटल 1500 ग्राम अंगूर लाया है। 1500 ग्राम बचे, 1500 ग्राम में से बताओ 1200 ग्राम तो आपको दुकानदार ने पानी दे दिया और 300 ग्राम उसमें पल्प है क्या? अरे बोलो बोलो बोलो। उसके नटखट बच्चे, इसके बच्चे बड़े शैतान हैं, नटखट बच्चों ने अंगूरों को कुचल दिया, रगड़ दिए, जिससे थोड़ा पानी बर्बाद हो गया। ओके, अब गुदा और पानी और गुदा यानी वाटर एंड पल्प 3:2 में हो गए। तो कुचले गए अंगूर की मात्रा क्या है? कुचले गए अंगूर की मात्रा क्या है? सुनिए मेरी बात बेटा, एक बात बताओ, मेरे इस थैले में अंगूर थे, बच्चों ने कुचल भी दिया, तो उसका पानी वेस्ट होगा लेकिन पल्प तो बचेगा बेटा। जो गुदा है वो तो सेम रहेगा ना, वो थोड़ी बदला जाएगा बेटा, है ना। पानी वेस्ट होगा, पल्प वेस्ट नहीं होगा। तो एक बात बताओ, पल्प अगर पहले 300 ग्राम था तो पल्प तो आज भी 300 ग्राम ही बचेगा। अगर पल्प पहले 300 ग्राम था तो पल्प तो बेटा आज भी 300 ग्राम ही बचेगा। 2 की वैल्यू अगर 300 ग्राम है तो बचे 3 की वैल्यू बताओ 450 ग्राम आएगी क्या? अरे 2 की वैल्यू प्यारे बच्चों अगर 300 ग्राम है तो 3 की वैल्यू 450, यानी टोटल तुम्हारे जो अंगूर है ना वो अब केवल 750 ग्राम बचे। तुम्हारे पास जो टोटल अंगूर है ना वो 750 ग्राम बचे हैं। तो आपने वेस्ट कितने कर दिए? आपने बच्चों ने कुचल कितने दिए? सर बच्चों ने ना 750 ग्राम कुचल दिए थे, और इसी को तो कह सकते हैं 0.75 केजी। बच्चों ने जो अंगूर वेस्ट कर दिए थे वो 750 ग्राम वेस्ट कर दिए थे, इसी को तो 0.75 केजी कह सकते हैं। यही तो आपके सवाल का उत्तर बनेगा।
पल्प की मात्रा सेम रहेगी, जितना पल्प पहले था उतना रहेगा। तो 2 की वैल्यू 300, 3 की वैल्यू 450, यानी टोटल मात्रा 750 ग्राम। तो कुचले गए जो अंगूर की मात्रा होगी वो 750 ग्राम होगी। क्या 25 नंबर की बात समझ में आई बेटा? 25 नंबर सवाल का लॉजिक समझ में आया सब लोगों को? एक सवाल और देखेंगे, ये कौन है रे नालायक? गलत जगह एंट्री कर लिया भाई। सुनो मेरी बात, किसी वस्तु की मूल कीमत कच्चे माल की कीमत का 3 गुना है। देखो बेटा, कोई आर्टिकल बनता है तो उस पर चीजें होती हैं, जैसे एक तो रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गई, एक कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई, एक उसको बनाने में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई। इनका क्या है ना, और फाइनल कॉस्ट तब निकल कर आती है, यही होता है। आपने कहा कि सर कच्चे माल की कीमत 1 है ना, तो मूल कीमत 3 रुपए है, इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2 रुपए आएगी। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2 रुपए आएगी क्या? उस दिन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2 रुपए आएगी। ये तो कह रहा है मूल कीमत कच्चे माल की कीमत का 3 गुना है। कच्चा माल अगर 1 रुपए का लाया तो 2 रुपए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग गई, तो ये बन गई 3 रुपए। ठीक है, अब देखो कच्चे माल की कीमत 5 से 12 हो गई, यानी कच्चे माल की कीमत है ना, तुम्हें पहले 5 माननी है, 5। तो एक बात बताओ, मैं अपनी मर्जी से इस अनुपात को 10, 20, 30 लिख लूं, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? अगर 10, 20, 30 कर लूंगा तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब ये कहने वाला है मुझसे, कह रहा है कच्चे माल की कीमत 5:12 में बढ़ गई। बेटा इसका मतलब क्या हो गया कि कच्चा माल अगर पहले 5 रुपए का आता था तो अब 12 रुपए का आता है। ये कहना चाह रहे हैं क्या? कच्चा माल नहीं, 24% नहीं है, 24% नहीं है। ये कह रहे जी पहले कच्चा माल अगर 5 रुपए का आता था तो अब 12 रुपए का आता है। पहले कच्चा माल अगर 10 रुपए का आता था तो अब 24 का आता है क्या? रॉ मटेरियल पहले 10 का आता था तो अब 24 का आएगा। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 4 से 5 हो गई। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर पहले 20 थी तो अब 25 हो गई क्या? अब 25 हो गई क्या? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पहले अगर 20 थी तो बेटा बताओ अब 25 हो गई क्या? मैंने क्या बताया? रॉ मटेरियल 5 से 12 हो गया, मतलब पहले अगर 10 था तो अब कितना हो गया? 24, और ये 25 है। 49 रुपए का खर्चा आज पड़ रहा है। पहले बच्चों आज तुम्हें ये आर्टिकल 49 रुपए का पड़ रहा है। सवाल क्या था? प्रारंभिक कीमत 6 रुपए थी। अरे ये 6 रुपए क्या 30 की वैल्यू है? पुरानी कीमत ये थी, तो नई कीमत क्या हो गई? नई कीमत आपको बतानी सर, 6 से कटेगा 5 बार, 9.8 रुपए इस आर्टिकल की फाइनल कीमत आएगी। इसकी जो अंतिम रेट आएगा, अंतिम कीमत आएगी 9.8 रुपए आएगी। 49 में 5 का भाग दोगे, 9.8 उत्तर बनना चाहिए। क्या आप सबको ये बात समझ में आई? एक बार रिप्लाई करके सारे बच्चे बता दो ये सवाल क्लियर है ना? सुनो, अब इसके बाद तुम्हें एक और नई बात बता रहा हूं, एक और नए टाइप का सवाल बता रहा हूं। और इस टाइप का नहीं, इसके बाद आएगा ये, तो बीच में 2 सवाल और हैं, 2 सवाल और हैं, सुनिएगा।
एक व्यक्ति ने 8600 रुपए दिए, 5 बेटे हैं, बहुत लंबा चौड़ा परिवार है बेटा, बेटे कितने हैं? 5, डॉटर कितने हैं? 4, और नेफ्यू कितने हैं? इनमें कोई संपत्ति बांटी। देखो अब ये कह रहा है प्रत्येक पुत्री भतीजे से 4 गुना और पुत्र भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे। प्रत्येक, देखो ईच की बात कर रहा है। बेटी को तो मिल रहा है भतीजे से 4 गुना और बेटे को मिल रहा है भतीजे से 5 गुना, यही है क्या? अरे बोलो बोलो बोलो। बेटी को तो मिल रहा है भतीजे से 4 गुना और बेटे को मिल रहा है भतीजे से 5 गुना ईच। अच्छा, एक बेटे को 5 रुपए मिलते हैं तो 5 बेटों को कुल मिलाकर 25 रुपए मिल जाएंगे। एक बेटी को 4 रुपए मिलते हैं तो 4 बेटियों को 16 रुपए हो गए। एक नेफ्यू को 1 रुपया तो 2 नेफ्यू को 2 रुपए। इस अनुपात में आपका टोटल पैसा बटेगा। टोटल पैसा 8600 रुपए है, ये टोटल की वैल्यू आ गई बच्चों। 200 बार कटेगा। इसका मतलब आप मुझे बताओ बेटियों को टोटल 3200 रुपए मिले क्या? अरे बेटियों को टोटल 3200 रुपए मिले क्या? टोटल 4 बेटियों को अगर 3200 मिले हैं तो एक बेटी को 800 मिले होंगे, एक बेटी को 800 मिले होंगे। अच्छा, अगर आप बेटे की बात करो, बेटे की, तो 5 बेटों को मिले हैं 5000 रुपए। 5 बेटों को मिले हैं 5000, प्रत्येक बेटे को 1000 मिले होंगे क्या? और उसी प्रकार आपने कहा सर दो नेफ्यू हैं, इनको मिलेंगे 400 रुपए, तो एक नेफ्यू को 200 मिलेंगे। तीनों का हिस्सा ज्ञात कर सकते हो, ईच का हिस्सा ज्ञात कर सकते हो। कभी सवाल ईच का बने तो भी ज्ञात करना आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं है सवाल में। सर ए और बी के वेतन का योग और उनके वेतन का डिफरेंस 11:1 में है, तो डायरेक्ट तुमको ये बात समझ में आ रही है, ये 6 और 5 बनेगा पक्का। अगर तुम्हें यकीन ना हो तुम तिरछा गुना करके भी देख सकते हो। अगर तुम्हें फिर भी यकीन ना हो तुम कोपेंडो डिवेंडो भी लगा सकते हो। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो रेशो बनेगा ये इसी प्रकार से बनेगा, 6 और 5। वैसे भी आइडिया है, 6 और 5 जोड़ेंगे 11 घटाएंगे 1। जी हाँ, तरीका मैंने आपको बताया था कि आप इनको जोड़कर आधा करोगे, एक हिस्सा घटा के आधा करोगे, 2 हिस्सा, तो 12 और 10 बनेगा। लेकिन मान रेशो में 6 और 5 ही तो बनेगा। और उसी प्रकार बच्चों, उसी प्रकार आपको कह रहा है कि बी और सी में भी सेम कहानी है। बी और सी में योग अंतर का अनुपात 11:1 है। बी और सी में भी सेम कहानी है। लेकिन एक बात बताओ, रेशो को मर्जिंग का सवाल बन गया। ये तो रेशो को मर्जिंग का सवाल बन गया। हाँ सर, इनका गुणा कर दीजिए 6 से, इनका गुणा कर दीजिए 5 से। तो अब जो रेशो बनना चाहिए मेरे हिसाब से 6 × 6 = 36, 6 × 5 = 30, 5 × 5 = 25। सर 1,82,000 रुपए टोटल वेतन है। टोटल बच्चों 30, 30, 60, 80, 91 की वैल्यू है। पूरा कट रहा है 2000 बार। तो क्या पूछा? बी का वेतन आ गया 60,000 रुपए। ये आपके बात होगी टर्म। अब देखो तुम्हें मैं ये सवाल सिखा तो रहा हूं, लेकिन साथ साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद से डेवलप हो रही है ना, आप खुद से बातों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना। मैं क्या बात लिख रहा हूं आप ये बात देख पा रहे हैं? अब सुनो अगली बात। 29 से लेकर 35 तक के सवाल एक जैसे कॉन्सेप्ट पे होंगे। जब मैं 29 बताऊंगा तो हो सकता है बात आधी समझ में आए। 30 भी मैं बताऊंगा, 31 भी बताऊंगा, 32 भी बताऊंगा। आप चलते जाओगे ना तुमको क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बार बड़े ध्यान से मेरी बात को समझ लेना, ठीक? ओके सर, एक नीले और पीले रंग का चित्र 4:3 में प्रयोग करके बनाया गया है। देखो बेटा, मैंने ना एक पेंटिंग बनाई। ये मान लो इतनी बड़ी पेंटिंग थी, ठीक? इस पेंटिंग में मैंने एक तो बेटा ब्लू कलर का यूज किया है और एक मैंने ना येलो कलर का यूज किया है। और ये ब्लू और येलो कलर है ना, ये 4:3 के अनुपात में यूज किया है। यानी ये पिक्चर बनाने में अगर 4 किलो मैंने ब्लू कलर लगाया है ना, तो 3 किलो येलो लगाया होगा। ये कहने का मतलब ये है क्वांटिटी इनकी 4 बोतलें ब्लू कलर की हैं तो 3 बोतलें येलो कलर की हैं, ऐसे मान, ठीक? अब ये कह रहा है जी ऊपरी हिस्से में, यानी अगर मैं इस पेंटिंग के 2 भाग करके देखूं बेटा, ऊपरी हिस्से में, इस ऊपरी हिस्से में
ब्लू और येलो कलर, ब्लू और येलो कलर 2:3 में, ऊपरी हिस्से में मैंने क्लास में एक बच्चे को तो ब्लॉक कर दिया था आज, और दूसरा बेटा ब्लॉक कर रहा हूं, ये मिस्टर अजीत एंड जो है ना, इसको ब्लॉक कर रहा हूं बेटा, मैं कह के कर रहा हूं मेरे अजीत भाई, बहुत देर से बेटा मैं वेट कर रहा हूं कि शायद तेरे को मेरी बात समझ में आ जाए, पर तेरे को नहीं आ रही है मेरे भाई, माफ कीजिएगा, मैं बहुत देर से इस इंतजार में था कि क्या पता भाई बात को समझ ले एक बार, पर नहीं मेरे दोस्त, तुम पढ़ना नहीं चाह रहे हो, माफ कीजिए, मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ रहा है, मैं उसके लिए बहुत दुखी हूं, पर कोई इलाज नहीं है बात का बेटा मेरे पास। अब आने वाली 4 क्लास में आप कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे, शांति से बैठ के पढ़ लीजिएगा। हमसे पूछा गया सर पिक्चर के निचले भाग में ब्लू और येलो का क्या रेशो बनेगा। देखिए मेरी बात सुनिएगा, बड़ा सिंपल और बड़ा बेसिक सा सवाल है। पिक्चर के उपली भाग में ऊपर आपने एक कलर यूज किया है 2:3 में, टोटल कलर 4:3 में। एक बात बताओ बेटा, 2 और 3 का जोड़ कितना आ रहा है? 5। 4 और 3 का जोड़ कितना आ रहा है? 7। देखो मेरी बात सुनना, पिक्चर का ये आधा हिस्सा है 5, अगर ऊपर 5 है तो नीचे भी 5 ही होगा। अगर ऊपर 5 है नीचे 5 है तो पूरी पिक्चर तो 10 की होनी चाहिए, यानी पूरी पिक्चर बनाने में तो 10 किलोग्राम कलर यूज किया होगा, पर यहां पर ये 7 बता रहा है, तो प्यारे बच्चों 7 और 10 का एलसीएम 70 बनेगा क्या? 7 और एलसीएम 10 का एलसीएम 70 बनेगा ना? 70 कैसे लिया सर आपने? भाई ऐसा है, 5 ये था तो 5 नीचे भी तो आएगा 10, ये 10 और ये 7 आ गया 70। अब अपना डेटा बन जाएगा बड़े प्यार से। पूरी पिक्चर बनाने में अगर मान लो 70 किलोग्राम कलर लगता, तो आप मुझे बताओ 40 किलोग्राम ब्लू और 30 किलोग्राम येलो लगता क्या? पूरी फोटो बनाने में 70 किलोग्राम कलर लगता तो ये 40 और ये 30 लगता। सर 70 में से 35 किलोग्राम ऊपर और 35 किलोग्राम नीचे लगता, आधी आधी है, आधी आधी है सर, 35 ऊपर 35 नीचे लगता। हाँ अच्छा, इस 35 को 2:3 में तोड़ो सर, 5 की वैल्यू 35, 1 की वैल्यू आ गई है 7, तो ये बनेगा 14 और ये बनेगा 21, ये बनेगा 14 और ये बनेगा 21। ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो, पूरी पिक्चर में 40 किलोग्राम कलर लगाया ब्लू, 40 किलोग्राम कलर लगाया ब्लू, 14 ऊपर लगाया है तो 26 नीचे लगाया होगा, ऊपर 14 नीचे 26 लगाया होगा तो 40 बनेगा। येलो कलर पूरी पिक्चर में 30 है, ऊपर लगाया 21 है तो नीचे लगाया होगा 9। मैंने पूछा नीला और पीला, नीला और पीला 26:9 में आना चाहिए, नीले और पीले का अनुपात है वो 26:9 में आना चाहिए। 26 और 9 ये तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। ऐसा आपको पहले क्या करना है बच्चों, इनका एलसीएम ज्ञात करना है। देखो सीधी सी बात कर लिया करो, यहां पर जोड़ आ रहा है 5, यहां पर आ रहा है 7, 35, तो 35 का ना एक बार दुगना कर लेना बेटा, 35 का एक बार दुगना कर लेना। दुगना क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे की कहानी करनी है ना, ऊपर और नीचे की बात करनी है ना, तो डबल लेके चलोगे तो चीजें आपके लिए कंफर्टेबल रहेंगी। एक बार और समझते हैं, सुनो बेटा, पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी है, ये पूरी धरती है, गोल गोल अपनी पृथ्वी है, ठीक। मैंने इसके भी 2 हिस्से कर दिए, पृथ्वी के 2 हिस्से कर दिए बेटा। संपूर्ण पृथ्वी पर, पूरी पूरी धरती पर लैंड और वाटर 1:2 में है। पूरी पृथ्वी पर लैंड और वाटर का अनुपात 1:2 है। आज मुझे कितने बच्चों को ब्लॉक करना पड़ेगा गायत्री? आज मुझे कितने बच्चों को ब्लॉक करना पड़ेगा? 2 को मैं कर चुका हूं, अब नेक्स्ट नंबर तुम्हारा ही है बेटा। मजबूर कर रहे हो आप सामने वाले को कि भाई साहब मुझे तो ब्लॉक करो सर। कह रही सर मैं तो बात नहीं सुनूंगी, मुझे तो सर बताओ एक बार। लैंड और वाटर में 1:2 का रेशो दिया है, 1:2 का। सर उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी मतलब ऊपर का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा देखो, उस पर लैंड और वाटर 2:3 में। मेरे को पूछा गया निचले वाले हिस्से में लैंड और वाटर का अनुपात बताओ। देखो बड़ा सिंपल और बड़ा बेसिक काम करते हैं बेटा। 2 और 3 का जोड़ कितना आता है? 5। 1 और 2 का जोड़ कितना आता है? 3। बच्चों 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है क्या? 15। 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है। हाँ, लेकिन आप पूरी पृथ्वी को 15 नहीं, उसका दुगना मानना बच्चे 30।
सर आप 15 क्यों नहीं मान रहे? भाई पूरी पृथ्वी को 15 मानूंगा तो ऊपर 7.5, नीचे 7.5, बिना मतलब पॉइंटों के चक्कर में फंसना है। जब मानना ही है, ऐसा बोलते हैं ना, मन के लड्डू फीके क्यों? जब मानना ही है तो वो नंबर माने ना जिसमें खुद को मजा आए, जिसमें हमारा डेटा कॉन्फिडेंट रहे। 30 मान लिया। 30 में बच्चों लैंड और वाटर बताओ 10 और 20 होंगे क्या? यानी पूरी पृथ्वी अगर 30 भाग में है तो 10 भाग पे लैंड और 20 भाग पे रहेगा वाटर। अच्छा एक बात बताओ, 30 में से 15 भाग ऊपर 15 भाग नीचे? हाँ हाँ, सिस्टम कह रहा है भाई 15 ऊपर 15 नीचे। अच्छा इस 15 को अगर 2:3 में तोड़ोगे क्या 6:9 आएगा? भाई 15 को 2-3 में काटना तो आता ही होगा। वैल्यू सिस्टम तो बेटा आप जान ही चुके हो ना। अब ये थोड़ी है कि बच्चों की तरह मैं 15/5 गुणा 2 लिख के बताऊंगा। समझ लो सर, पूरी पृथ्वी पे लैंड कितनी है? 10, ऊपर दी गई है 6, यहां आएगी 4। सर पानी दिया गया 20, ऊपर दिया गया 9, नीचे दिया जाएगा 11। सवाल का उत्तर बनेगा जी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? लैंड और वाटर का रेशो ऐसे ज्ञात करते हैं। तो इससे पहले वाले सवाल में पेंटिंग वाला क्वेश्चन था कि मैंने कलर ऐसे यूज कर लिए, इसमें मैंने लैंड और वाटर दे दिए। बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है ना, कॉन्सेप्ट तो एक जैसा ही है। हाँ एक और देखते हैं बेटा, उसमें आपने कहा था मुझे आधा समझ में आया, एक बार और देखते हैं, एक बार और देखते हैं ना। डाउट आ जाए तो क्या मतलब पढ़ने का? सवाल पढ़ने के बाद अगर खुद से ना बनने लगे तो क्या मतलब ऐसी क्लास का? लैंड और वाटर बेटा 1:2 में है, ऊपर के हिस्से में ये 3:4 में है, निचले वाले हिस्से में अनुपात ज्ञात करना है। आप तो मुझे इतना बता दो बेटा, इनका जोड़ बन रहा है 7, इनका बन रहा है 3, 7 और 3 का एलसीएम आता है 21। क्या पृथ्वी को मैं 21 मानूं या 42 मानूं? सर 42 मान लीजिए ना। 3 हिस्से करोगे 14 और 28, 21 ऊपर 21 नीचे, 21 को बांटोगे 9-12 बनेगा, 9-12। सर लैंड पूरी पूरी 14 है, इनकी 9 आई है तो यहां पर 5 होगी। सर पानी 16 होना चाहिए, तो ऐसा तो सर एक ही अनुपात मिल रहा है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को धीमे धीमे किया था, सेकंड थोड़ा तेज कर पाए, थर्ड को और तेज कर पाए ना। अब आपके सामने और बातें तेज हो रही हैं। देखो फिर से रंगों वाला सवाल आ गया। ये वो सवाल है जिसमें लगभग लगभग क्लास उत्तर गलत करती है। ये मैंने बहुत बार बहुत पेपरों में सवाल देखा है। ये आधी दुनिया इसे गलत करके ही आती है, पता नहीं क्या समझकर। लाल और हरे रंग के रंगीन चित्र में रेड और ग्रीन कलर आपने इस्तेमाल किया है 2:3 में। ऊपरी आधे भाग में ग्रीन और रेड का रेशो दिया हुआ है 5:4, निचले भाग में अनुपात चाहिए। सुनो, इनका जोड़ 9, इनका 5, 45 दूनी 90। क्या पूरी पेंटिंग को 90 मानेंगे? 180 क्यों मानना है भाई? 45 का टुकड़ा 90 मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। 18 दूनी 36, 18 तिया 54। 45 को अगर मैं 9-5 में काटूंगा बेटा, 9-5 में, तो ये 25 और ये 20 आएगा। सर गलती कहां होती है? गलती होती है सर, आप लोग आंसर कर देते हो 11 और 34। आप लोग ना आंसर कर देते हो 11 और 34। सवाल को ध्यान से पढ़े बिना जरा ध्यान से देखोगे क्या? पहले तो आपको रेशो दिया है रेड और ग्रीन का, यहां पर दिया है ग्रीन और रेड, यहां पर दिया है रेड और ग्रीन। ये कंफ्यूज करने के लिए नाम उल्टे पुल्टे लिख देगा, तो इन नामों को ठीक से पढ़ना। ये समझो पूरी पिक्चर में रेड कलर दिया है 36, यहां रेड दिया है 20, रेड आएगा 16। ग्रीन दिया है 54, यहां ग्रीन दिया है 25, यहां होगा 29। तो ये तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। तुम्हें ये बात क्लियर हुई? हमने मतलब ये बताया कि देखो इस कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी के बावजूद भी कई बच्चे गलती पता कहां कर देते हैं, वो कलर को उल्टा पढ़ लेते हैं। तो आप ना सवाल की भाषा को ठीक से पढ़ना। कई बार हम ग्रीन और रेड को पूरा ढंग से पढ़ते नहीं है, तो इनमें गलती होने की संभावना हो जाती है। लेकिन आप अगर एक एक वर्ड को ढंग से समझ के करेंगे तो अपनी इन गलतियों का सुधार कर पाएंगे। कीर्ति कह रही है जी 36 और 54 रिपीट कर दो। होता नहीं है कीर्ति मुझसे बेटा, होता नहीं है बेटा। रेशो टॉपिक 10 क्लास
10 क्लास पढ़ने के बाद भी अगर 90 को 2:3 में मुझे काटना बता रहा है, ये वाली बात अगर बतानी पड़ रही है, तो इसका मतलब कीर्ति जो किया बेटा आज तक वो टाइम पास ही किया बेटा। अगर वैल्यू सिस्टम भी नहीं कर पा रहे हैं ना बेटा, फिर मेरी सारी बेटा बताई गई बातें मिट्टी हैं, फिर उनका कोई मकसद है नहीं, फिर उनका कोई मामला है नहीं। सुनो, जब इस प्रकार के सवाल पे कमांड बनने लग जाती है तो एग्जामिनर थोड़ा इससे एक कदम ऊपर चल जाता है, थोड़ा एक कदम ऊपर चल जाता है। क्या कर जाता है सुनिएगा। इस बार वो पृथ्वी के 3 भाग कर रहा है बेटा, इस बार वो अपनी पृथ्वी के 3 भाग कर रहा है। देखो ऐसे है बेटा, ये तो है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले के उसने ऐसे हिस्से कर दिए। एक ये सौरभ भी जाएगा मेरे को लग रहा है आज। कभी तो इसको ये समझ नहीं आता कि x और x+5 में फर्क क्या होता है, और कभी ये दुनिया से कूद कूद के आंसर देता है यार। तो पूरी पृथ्वी पर भूमि और जल 1:2 के अनुपात में, उत्तरी गोलार्ध में लैंड और वाटर 2:7 में, दक्षिणी गोलार्ध के आधे भाग में, देखो दक्षिण वाले का भी आधा, लैंड और वाटर 3:2 में। तो दक्षिणी गोलार्ध के दूसरे भाग में लैंड और वाटर का रेशो बताओ। ये सवाल है, ये सवाल है। अब देखो डेटा बच्चों मैनेज करना आना चाहिए। आप ये बता दो, ये ऊपर वाले का जोड़ बन रहा है 9, निचले वाले का जोड़ बन रहा है 5 बन रहा है, यही आधे आधे में नहीं टूट रहा। 9 और 5 का एलसीएम आ गया 45, 9 और 5 का एलसीएम आ गया 45, मतलब पूरी पृथ्वी 45 नहीं 90, 90 भी नहीं 180, पूरी पृथ्वी को 180 मानिएगा। सर कैसे पता? हमें कैसे पता? देखो पता की बात नहीं है बेटा। अगर मैं इसको 9 लिख रहा हूं, इसको 5 लिख रहा हूं, तो इनका एलसीएम बन रहा है 45। ये वाला बेटा 1/4 भाग, 1/4 भाग अगर मैं 45 करना चाहता हूं, 1/4 भाग अगर 45 करना चाहता हूं, तो पूरी पृथ्वी तो 180 मान ही सकते हैं। अरे रेशो की बात ही तो है, रेशो की बात ही तो है। हाँ? तो आपने कहा सर देखो 180 को 1-2 में तोड़ोगे तो ये 60 और 120 आएगा। हाँ? अच्छा 180 का आधा भाग ऊपर है, तो ये भाग 90 और नीचे भी 90, तो नीचे ये 45 होंगे क्या भाई? पूरा 180, ऊपर 90 नीचे 90, नीचे वाले के 2 हिस्से कर दिए, 45 बन गया। अच्छा इसमें लैंड है 20, पानी है 70, ठीक है सर। ये काटोगे 27 और 18 बनेगा क्या? अरे बोलते जाओ, 27 और 18 बनेगा क्या? अब बता दो अपनी सिंपल गणित। पूरी पृथ्वी पे लैंड आ रही है जी 60, 60 में से 20 तो ये रही, 27 ये रही, 47, क्या लैंड 13 यहां पर आएगी? 13 आएगी। वाटर 70 तो ये रहा, और 18 ये रहा, 88, 32 यहां कर देना, ये पूरा हो गया जी। लैंड और वाटर जो आएंगे ना 13 और 32 के अनुपात में आएंगे। आप चाहें तो ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं, और बाय चांस इस सवाल में तुम्हें वाटर और लैंड दे देते बेटा, आपको इसमें वाटर और लैंड पूछते ना, तो आपके सवाल का उत्तर ए बन जाता। अगर उल्टा पूछते, जब भी इस प्रकार का सवाल बने, और मुझे लग रहा है वाटर एंड लैंड ही पूछा है। हाँ बेटा, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा फर्क है, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा फर्क है, जरा बात को ध्यान दीजिएगा। वाटर और लैंड थोड़ा हिंदी और इंग्लिश का वेरिएशन है, कोई बात नहीं बेटा, वो तो मैथ्स करे ना। देखो अगर सवाल इंग्लिश में पढ़ते तो आंसर ए बन जाएगा, हिंदी में सी बन जाएगा, वो फर्क नहीं पड़ता। वो ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको तो कॉन्सेप्ट पता लग गया ना, कॉन्सेप्ट क्या है सवाल का। ये मैं 180 क्यों मान रहा हूं, 90 क्यों मान रहा हूं, दुगना क्यों मान रहा हूं, ये मानने की वजह तो पता लगी गई होगी कि भाई मुझे इसका 1/4 भाग भी करना है, 1/3 भाग भी करना है, इसलिए आपको सवाल इसी प्रकार से करना होगा। क्लास की वीडियो को एक बार और देखेंगे, एक बार और बात को समझेंगे, तो आपकी इनमें कमांड तो बदल जाएगी। अगले सवाल को करने से पहले बच्चों 2-4-5 मिनट का एक ब्रेक ले लूं बेटा। देखो अभी ना नई नई कैटेगरीज है, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे सवाल एक जैसे होंगे। जो आपने इससे पहले क्वेश्चन पढ़े ना, मतलब इनमें जो कहानी आपने पढ़ी है ग्रीन वाटर लैंड वाली, इनकी सबका नियम एक जैसा था, और ये कहानी अब नई है, इसमें नया कंसेप्ट, नए नियम, नई बातें आएंगी। और ऐसे भी सवाल एक नहीं है, देखो 1 2 3 4 5 6 सवाल है एक जैसे, 6 सवाल है एक जैसे। एक एक करके इन 6 क्वेश्चन पर आपकी कमांड बनाते हैं बच्चों।
बस मिलते हैं बेटा, आज आखिरी उन्नति, आज लास्ट है बेटा। आज चाहे मैं तुम्हें 8 बजे तक पढ़ाऊं, पर रेशो तुम्हारा आज पूरा करवा के जाऊंगा। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। हाँ जी मित्रों, वेलकम बैक। रेशो टॉपिक पढ़कर पूरा बेटा मजा आया तुम्हें? बहुत अपन ने धीमे धीमे बड़े प्यार से हर एक लेवल को सीखा है। क्या चाह रहे हो, बाकी के टॉपिक भी इसी प्रकार धीमे धीमे डेप्थ में पढ़ें या थोड़ा तेज गति में कम सवाल करके टॉपिक को पूरे करें? हाँ, इसी प्रकार करना है बेटा, इसी प्रकार धीमे धीमे आराम से पढ़ेंगे तो मतलब सारी बात समझ में आएगी। तुम्हें पढ़ने में 6 से 7 महीने का वक्त लग जाएगा मैथ्स में, लेकिन पूरी मैथ्स आपको बहुत बढ़िया प्रकार से कवर हो जाएगी, चिंता मत करो। सुनो, हीरे के एक टुकड़े की कीमत
उसके वजन के वर्ग के हिसाब से बदलती है। बेटा हीरे का एक टुकड़ा है, उसका वजन जितना भी है उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग रेट डिसाइड होगा वर्ग पे। हीरे को आपने क्या बेटा तोड़ दिया, हीरे को आपने टुकड़े टुकड़े कर दिया, जो टुकड़े किए ना टुकड़े वो 1:2:3 वजन में किए। ये वजन, इसका मतलब पुराना जो हीरा था उसका वजन 6 रहा होगा। भाई मेरे पास मान लो 6 किलोग्राम का हीरा है, मैंने काट दिया 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम 3 भाग कर दिए, ठीक है। कीमत, सर कीमत देखो डिपेंड करती है स्क्वायर पे। इस वाले हीरे की कीमत निकल कर आएगी 1 रुपया, इसकी कीमत आएगी 4 रुपया, इसकी कीमत आएगी 9 रुपया। यानी ये तीनों हीरे बेचकर प्यारे बच्चों आपको 14 रुपए मिलेंगे, जबकि ये वाला हीरा बेचोगे तुमको 36 रुपए मिलेंगे। ये वाला हीरा बेचोगे 36 रुपए मिलेंगे। यानी यहां तुमको 36 मिलते, तुमने इस हीरे को 14 में बेचा तो तुम्हें 22 रुपए का लॉस हो गया क्या? तुम्हें 22 रुपए का नुकसान हो गया और घाटा हो गया। ठीक, पहले इस हीरे की कीमत थी 5184, ये पुरानी कीमत है, यानी 36 की वैल्यू है बेटा। वैल्यू सिस्टम किसकी वैल्यू है? 36 की, ये पुरानी कीमत है। तुम्हें लॉस कितना हो गया? तुम्हें 22 रुपए का लॉस हो गया। सर 5184 की कीमत का हीरा था, तुमने 3 भागों में तोड़ दिया तो तुम्हें 22 रुपए का नुकसान हो गया। अगर मैं इसे 6 से भी काट लूं तो 6 8 48 3 8 36 6 चौका 24, 6 एकम 6 2 24 24। आपके सवाल का उत्तर बन गया जी 144 गुणा 22। यूनिट डिजिट आपके सवाल में 8 आएगा। सर 8 वाला उत्तर ये तो कभी हो नहीं सकता। 144 9 का मल्टीपल है, 9 का, तो 9 का अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 8 8 16 और 3 19 नहीं कटेगा। 8 6 14 3 17 नहीं कटेगा। ये नंबर 9 से कट रहा है, ये नंबर 11 से भी कट रहा है, तो यही आपके सवाल का उत्तर है। आप चाहें तो गुणा भी कर सकते हैं और चाहें तो सिंपल बात को समझ सकते हैं। दोनों प्रकार की चीजें आपको याद है। कीमत डिपेंड करती है स्क्वायर पे। कल को ये अगर डिपेंड करवा दे क्यूब पे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जोया बेटा क्या हो गया, इसमें क्या बात समझ नहीं आई? मैं ब्रेक में यही लिख रहा था, आपको पता है जब मैं ब्रेक ले रहा था ना, तो ब्रेक में मैं अपनी कॉपी पर यही लिख रहा था कि जब मैं ये सवाल समझाऊंगा तो सवाल के बाद में एक कमेंट आएगा। बताऊं क्या कमेंट आएगा? मुझे पता था एक कमेंट आएगा, बताऊं क्या कमेंट आएगा? मैंने क्या लिखा, देखना चाहोगे? ये लिखा है मैंने ब्रेक में, पहले लिख दिया था मैंने इस सवाल को करवाने से पहले, कि पता था ऐसा कुछ होगा। अरे बेटा मजाक थोड़ी कर रहे हैं, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं बेटा, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं। कब बच्चा क्या, अभी नहीं लिखे, ब्रेक में लिखे हैं बेटा, ब्रेक में लिखे। सुनो मेरी बात, एक सवाल फिर से देखो, सुनो देखो बेटा। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। मतलब हीरे का जो रेट है ना उसके भार पे डिपेंड करता है। एक व्यक्ति से गलती से हीरा टूट गया 3 5 7 में, हीरा गिर गया बेटा, गिर के 3 5 7 के वजन में टूट गया। इसका वजन, पहले उसका वजन 15 था क्या? पहले उसका वजन 15 था क्या? अब वो 3 5 7 में टूट गया। अच्छा कीमत बताओ, कीमत जब ये 15 के वजन में था तो कीमत थी 225, है ना? अब इसके मिलेंगे 9 रुपए, इसके मिलेंगे 25 रुपए, इसके मिलेंगे 49 रुपए। मेरे दोस्तों 9 5 14 और 9 23 का मतलब 2 4 और 6, अब तुम्हें केवल 63 रुपए मिलेंगे। अब तुम्हें केवल 63 रुपए मिलेंगे। 5 में 3 घटाओगे 2, 22 में तुम्हें बेटा 162 रुपए का लॉस हो गया। माफ कीजिए 83, माफ कीजिए 83। अब तुम्हें 83 रुपए मिलेंगे बेटा, और तुम्हें बताओ बेटा 142 रुपए का लॉस हो गया क्या? भाई जो हीरा तुम 225 का बेचते वो गिर गया, टूट गया, टूट के तुम्हें 142 का नुकसान हो गया। सवाल कहता मुझे 42,600 की हानि हुई है, सवाल कहता मुझे इतने का लॉस हुआ है, मैं कहता हूं 142 का लॉस हुआ है, 142 का लॉस हुआ है। तो वास्तविक मूल्य बताइए बेटा, वास्तविक मूल्य 225 था। ऐसा ये पूरा पूरा 3 बार कटेगा 300 और 675 इज द करेक्ट आंसर। आपके सवाल का उत्तर आ चुका है।
ये बात आपको समझ में आ गई है ना? बिल्कुल बेटा, प्री में मेंस में कहीं भी आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। प्री का मेंस का सवाल कहीं भी मिल सकता है आपको। जानकारी बहुत आसान है, तरीका समझ में आया ना? जब ये बोला कि हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग पे डिपेंड करती है, तो आपने भार का वर्ग करके ज्ञात किया है बच्चे। एक और बताइए, इस बार मार्बल है, मार्बल उसका वजन उसके सॉरी मूल्य है। देखो कितना बढ़िया सवाल है, सुनिएगा सुनिएगा। ये 3 टुकड़ों में टूट गया, इसका वजन है बच्चों 3 4 5। इसका मतलब 5 4 9 3 12, ये 12 वेट का हीरा होता बेटा, 12 वेट का हीरा होता, और ये 3 4 5 में टूट गया, है ना? और अब ये कहता अगर ये 3 बराबर भागों में टूटता, बेटा बराबर का मतलब क्या, 4 4 4 में टूटता क्या, तो मुझे 1800 रुपए का और लॉस होता। अग्रिम मतलब फर्दर लॉस, 1800 का और लॉस होता। देखो मेरी बात सुनो, जब 12 वेट का हीरा था तो ये 144 में बिकता, है ना? भार के वर्ग पे डिपेंड करता है कीमत। यहां उसको मिलते 9 रुपए, यहां मिलते 16, यहां मिलते 25। बेटा इस वाली कंडीशन में उस बंदे को केवल 50 रुपए मिलते। अगर ये 12 वेट का हीरा 4 4 4 में टूटा होता तो इसे केवल 16 16 16 में मिलते, यानी इसकी जेब में 48 रुपए मिलते। तो यानी कि 48 में बेचने पर इसे 2 रुपए का नुकसान और होता क्या? इतने में तो ठीक है टूट गया कोई बात नहीं, पर इतने में टूटता तो 2 रुपए की हानि और होती। प्यारे बच्चों ये 1800 कुछ और नहीं है, 2 की वैल्यू है। ये 1800 कुछ और नहीं है, 2 की वैल्यू है। तो हीरे का वास्तविक लागत बताओ, लास्टिक ये आएगा जी 144, ये रेट आएगा। प्यारे बच्चों 9 बार कटेगा 900, तो उत्तर बनेगा जी 144 गुणा 900। लास्ट में 2 जीरो आएंगी आएंगी, 6 आएगा ही आएगा। एक ही ऑप्शन बनेगा बेटा, और तो कोई संभव नहीं है, और तो कोई बात हो नहीं सकती। ये तीनों सवाल बिल्कुल एक जैसे थे। देखो सवाल नंबर 34 35 और 36 एक जैसे लेवल की बात थी। तो आप ये बात की कॉन्सेप्ट की बात समझ पाए ना? अभी इससे अच्छे और भी आएंगे बेटा, इससे अच्छे और भी आएंगे। ये तो एक लेवल की बात थी, अब इसके आगे का लेवल क्या है वो भी देखो। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इस शीट में कितने सवाल है? 350 लिखे थे, इसमें बेटा 350 सवाल है। दिल टूट गया बेटा, दिल की कीमत भावनाओं के अनुपात पे है। दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुपात में है। यानी पहले ये हीरा, ये दिल तुम्हारा 10 वेट का रहा होगा, 10 वेट का। ये भावनाएं पहले 10 रही होंगी ना, पहले भावनाएं 10 रही होंगी। अब ये जब टूट गया तो भावनाएं बिखर गई 1 2 3 4 के अनुपात में। कीमत, इसकी कीमत 1 रुपए, इसकी कीमत 4 रुपए, इसकी कीमत 9 रुपए, इसकी कीमत 16 रुपए। तुम्हें केवल 30 मिलते, और यहां तुम्हें मिलते 100 रुपए। बेटा 100 रुपए का दिल 30 रुपए में बिक रहा है, तो 70 रुपए का घाटा हो गया। सवाल कहता 700 रुपए का नुकसान हो गया। अरे ये 700 अगर 70 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू क्या बनेगी? सर दिल की कीमत आ जाएगी 1000 रुपए। आपके दिल की कीमत आ जाएगी 1000 रुपए। 1000 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। दिल के टुकड़े हो गए बेटा, दिल भावनाओं में बिखर गया। तो भावनाओं का कॉन्सेप्ट क्या है ये तुम्हें समझ में आया। बेटा ये एसएससी के पेपर में आया, बिल्कुल मैंने नहीं बनाया बेटा, बिल्कुल ओरिजिनल एसएससी के पेपर में आया है। दिल के टूटने पर जिन्ने टुकड़े होने दिल दे ने, हर टुकड़े ते तेरा नाम होना है। जितने टुकड़े होंगे दिल के, हर टुकड़े पर तेरा नाम होगा। सुनिए 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 सुनिए। प्लाई बोर्ड की कीमत उसके वजन के वर्ग पर चलती है जी, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। प्लाईबोर्ड 3 भागों में टूट जाता है जिसके वजन का अनुपात है 9:2:1। देखो बेटा वजन 9:2:1 में टूटा, इसका मतलब पूरा ये प्लाईबोर्ड 12 वजन का रहा होगा, 12 वजन का रहा होगा, ये टूट गया 9:2:1 में। सवाल कह रहा है जी अगर ये 7:3:2 में टूटा होता, अगर ऐसा होता तो 448 की हानि होती। तो एक बात बताओ, यहां पर कीमत रहती 144, यहां कीमत रहेगी 81, 485, 186, यहां कीमत रहेगी बेटा 49 और 9 58 और 4 62। अगर ये 86 वाला प्लाईबोर्ड मैं 62 में बेचता हूं तो मुझे 24 रुपए की अग्रिम हानि और होती है क्या? सवाल कहता 448 की हो रही है,
गुणा में 144 करना है बच्चों, 6 बार करना पड़ेगा। जी हाँ, 2688 रुपीज आंसर बनेगा। एक सवाल और बताओ जी, समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप बाय स्टेप बात समझनी है, स्टेप बाय स्टेप बात को कवर करना है। ये प्यारे बच्चों थोड़ा और एक्सट्रीम लेवल आ गया, ये मतलब मेन से लेवल की बात आ गई। उसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा बढ़िया सवाल आ गया। हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग पे अनुक्रमानुपाती है, ठीक है, हम जानते हैं। हीरा गिरकर 3 भाग में टूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका वजन है 3, 4, 5 में। सवाल कहता अगर ये हीरा 9, 5, 2 में टूटा होता तो इतने रुपए का लाभ होता, तो असली कीमत बताओ। देखो ये सवाल करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रॉब्लम इतनी सी आ रही है बेटा कि इस हीरे का वजन और इस हीरे का वजन सेम है क्या? 5, 4, 9, 3, 12, 9, 5, 16, नो 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 नो, सेम नहीं। अरे ये तो सेम ही हीरा है ना बच्चों, एक ही हीरा है, इस तरह गिरा या इस तरह गिरा, हीरा तो सेम ही है। तो गिरने पर जो टुकड़े बनेंगे, टुकड़ों का वजन तो इक्वल होना चाहिए टोटल। तो इनका वजन बेटा बन रहा है 12। आप इसको 4 से गुना करोगे, इसका गुना करोगे 3 से। अब तक के हीरों में वजन बराबर था, ये नहीं है बच्चों। देखो पूरा हीरा 48 का हो गया, 12, 16 और 20, ये भी 48 बन रहा है। 27, 15 और 6, ये भी 48 बन रहा है। अब बात आपकी सेट है क्या? बात आपकी सही है क्या? अगर ये हीरा 48 वजन का होता तो तुम्हें इसके 2304 मिलते। अगर ये हीरा 48 वेट का होता तो कीमत तो बेटा वर्ग पे डिपेंड करती है, 2304 रुपए मिलते। यहां टूटा तो 144, 256 और 400, तो ये हो गया बेटा 400, 800 रुपए मिलते। यहां तुम्हें मिलेंगे 729, 225 और 36। 9, 5, 14, 6, 20 का मतलब 2 कैरी 4, तो 6 और 3 9, 7, 2, 9, 990 रुपए। ये हीरा अगर ऐसे टूटता तो तुम्हें 190 रुपए का प्रॉफिट होता। सवाल कहता है जी 1,52,000 रुपए का प्रॉफिट है, ये 190 की वैल्यू है। ओरिजिनल कीमत कितनी है? 2304 से गुणा कर दीजिए, 19, 8, 152, 800 बार कटेगा सर, लास्ट में 2 जीरो आएंगी, यहां पर 2 आएगा, 2 के बाद में आगे 2 जीरो, ऐसा तो ऑप्शन केवल एक ही है, तो पूरा सवाल करने की नीड नहीं थी। ये 4-5 सवालों की बच्चों थ्योरम एक जैसी थी। पहले मैंने थोड़ा लेवल इजी बताया, थोड़ा और अच्छा, थोड़ा और अच्छा, थोड़ा और अच्छा, ये एक्सट्रीम लेवल का सवाल है। आई बात समझ में? बस जब सेम हीरे की बात हो रही है तो दोनों बार आपका वजन तो बराबर होना चाहिए बेटा, दोनों बार वेट तो आपका इक्वल होना चाहिए। और मेरी बात ध्यान सुनिएगा बेटा, इस शीट में ना ज्यादा सवाल नहीं है, इस शीट में टोटल सवाल कितने हैं? 51 बेटा, 51 सवाल है। मैं 39 तुम्हें करवा चुका हूं, 2-3 अभी और कर लेंगे अपन। बाकी के सवाल मैं कंटिन्यू 5 बजे वाली क्लास में करवाऊंगा बेटा। 5 बजे वाली क्लास तुम्हें इसके बाद तुरंत ज्वाइन करनी है, उसमें इसके आगे के सवाल करेंगे, तो वो तुम्हें करना जरूरी है, मैंडेटरी है। सुनो, ये सवाल रेशो का भी कह सकते हैं, ये सवाल आप नंबर सिस्टम का भी कह सकते हैं, ये सवाल बेसिक अंडरस्टैंडिंग का भी कह सकते हैं। सर 4 पेन, 6 नोटबुक और 9 फाइल, ये 305 रुपए की आती हैं। 3 पेन, 8 नोटबुक, 3 पेन 4 नोटबुक, 3 पेन 4 नोटबुक और 2 फाइल 145 रुपए की आती है। तो आपको बताना है 5 पेन, 8 नोटबुक और 16 फाइल कितने की आएंगी। देखो बेटा प्रॉब्लम इसमें इतनी सी है कि हमारे पास केवल 2 इक्वेशन है और वेरिएबल 3 है। वेरिएबल 3 है, पेन भी है, नोटबुक भी है, फाइल भी है। तो अगर हम सॉल्व करने बैठेंगे एक्स वाई मानकर तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे सवाल। लेकिन इन्होंने जो डेटा दिया है ना, वो बड़ा सोच समझकर सटीक दिया है, ऐसे ही बिना मतलब लिखकर नहीं दिया। तो आप सुनिएगा कि 4 पेन है, 3 पेन है, 5 पेन कैसे बनाऊं। तो एक बात बताओ, मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से गुणा कर लूं, मान लो एक बार
बेटा सारे सेट मैं दो दो बार ले आऊं, दो दो बार इससे गुणा कर दूंगा, तो ये बता दो मुझे यहां पे 8 पेन बन जाएंगे क्या? 8 पेन, और यहां पे 12 नोटबुक हो जाएंगी, और ये 18 फाइल हो जाएंगी। इनकी कीमत 610 हो गई क्या? अरे इनकी कीमत 610 हो गई क्या? बस अब आपका सवाल हो गया। ये तुम्हें दिमाग ऐसे लगाना है। 8 में 3 घटाओगे 5 पेन, 12 में 4 घटाओगे 8 नोटबुक, 18 में 2 घटाओगे 16 फाइल, तो इसमें से घटा दीजिए 610 में से 145 माइनस कर दीजिए, 465 रुपए का सामान आएगा। ये इस सवाल को करने के लिए कोई फॉर्मूले की बात नहीं है, इस सवाल को करने की बात बेटा डेटा आपको ऐसा करना चाहिए। ये डेटा को देखकर सवाल सॉल्व होगा, इसे करने का डायरेक्ट कोई शॉर्टकट नहीं है। आप डेटा को एनालिसिस कीजिए, डेटा के आधार पर बात बनाइए। मैंने सेम इसी प्रकार का एक और सवाल लिया है, सुनो बेटा। उस 5 बजे वाले बैच में आज प्रैक्टिस भी होगी, चिंता मत करो, क्योंकि बेटा इसके केवल 10 सवाल बाकी हैं, और वो मैं तुम्हें उम्मीद करता हूं कि आधे घंटे में करवा दूंगा, और बाकी के आधे घंटे में अभ्यास करेंगे। 8 पेंसिल, 5 पेन, 3 इरेजर 111 रुपए के हैं सर। 9 पेंसिल, 6 पेन और 5 इरेजर 130 रुपए के हैं। 16 पेंसिल, 11 पेन और 3 इरेजर 221 रुपए के हैं, और आपसे डिमांड की गई 39 पेंसिल, 26 पेन और 13 इरेजर। देखो तुम्हें एक बात एहसास हो रही है कि एग्जामिनर ने ना जो अपना उत्तर दिया है उसमें 13 गुणा किया हुआ है। भाई अगर मैं इस डेटा में से 13 को कॉमन लेके लिख लूं बेटा, 13 कॉमन ले लूंगा, यानी ये तुमसे ये कह रहा है भाई तुम किसी प्रकार से ना 3 पेंसिल, 2 पेन, 1 इरेजर का रेट निकाल लो। 3 पेंसिल, 2 पेन, 1 इरेजर का रेट निकाल लो, और बाद में इसका 10 गुना 13 गुणा कर लेना, तो उत्तर मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो पहली बात तो ये हो गया, उत्तर 13 का मल्टीपल बनेगा। उत्तर जो आएगा वो 13 का मल्टीपल बनेगा। 13 का मल्टीपल क्या बनेगा सर? देखो 13 का मल्टीपल 13 26, 5 6 ये नहीं है, 13 52 ये है, 52 ये भी है, 13 39 ये नहीं, अभी डाउट है। अब 3 पेन कैसे बने? 3 पेन कैसे बने? तो आप दिमाग लगाओ, देखो कैसे बनाओ बेटा। एक बार ना इनको जोड़ के देखो, 8 9 17 और 16 33 पेंसिल, 11 11 22 पेन, 11 इरेजर, अरे वाह, 2 6 462 रुपए क्या रहे। अगर मैं इनमें से 11 कॉमन ले लूंगा, अगर इनमें से 11 कॉमन ले लूंगा, तो प्यारे बच्चों 3 पेंसिल, 2 पेन, 1 इरेजर की कीमत आ जाएगी 462 बटे 11 बन जाएगी, और गुणा में 13 कर दीजिए। वेरी गुड, ये 22 यूनिट डिजिट 6 बनेगा बेटा, बी आंसर बनेगा, सी बन नहीं सकता। बी आंसर बनेगा, सी बन नहीं सकता। ये बात तुम्हें समझनी है। 41 नंबर सवाल आपने कैसे बनाया, मेथड समझ में आया तुम्हें? ये डेटा को देखकर सेट करने का सवाल है प्यारे बच्चों। और अब एक सवाल 42 नंबर और कर लीजिए फटाफट से, ताकि मुझे आने वाली क्लास में केवल 8-9 सवाल करवाने पड़े, 8-9 सवाल करवाने पड़े बस। क्योंकि इनमें से कॉमन 33, 22 और 11 में से 11 कॉमन आ सकता है, इसलिए। एक शो में पहले दिन फर्स्ट डे टिकट रखी तुमने 15 रुपए की, सेकेंड डे तुमने टिकट रखी 7.5 रुपए की, और थर्ड डे तुमने टिकट रखी 2.5 रुपए की। ये टिकट का रेट है बेटा। विजिटर कितने आए? विजिटर इस दिन तो आए 2, इस दिन 5, इस दिन 13, यानी यहां से तुम्हें रेवेन्यू आएगा 30 का, यहां से रेवेन्यू आएगा 37.5 का, और 26 और 6.5 यहां से आएगा 32.5 का। टोटल तुम्हारी शो में 20 लोग आए हैं बेटा, और टोटल रेवेन्यू आया 100 रुपए का। 20 लोगों ने तुम्हें 100 रुपए दिए हैं, तो प्रत्येक बंदे से औसत तुमने 5 रुपए लिए हैं क्या? प्रत्येक बंदे से तुमने एवरेज 5 रुपए लिए हैं। टोटल तुम्हारा रेवेन्यू 100 रुपए का, और टोटल तुम्हारे विजिटर आए 20, तो 5 रुपए का आपका ये पॉइंट आना चाहिए। 5 इज द करेक्ट आंसर, 5 इज द राइट आंसर। 43 नंबर सवाल, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर।
बस दिशा बेटा बात बची है 5 मिनट की, उसके बाद बेटा आप अगली क्लास में डाउट पूछ लेना कोई रह जाए तो। एक खिलौना विक्रेता के पास 3 प्रकार की बॉल्स हैं बेटा, एक तो है व्हाइट, एक पिंक, एक ब्लू। ये है 3, 7, 11 के अनुपात में। देखो अब ये कह रहा है गुलाबी गेंदों की संख्या सफेद गेंदों से उतनी ज्यादा है, गुलाबी सफेद से उतनी ज्यादा है, यहां तो 4 है, जो कि 6 और 8 का गुणज है, 6 और 8 का मल्टीपल है। बेटा 6 और 8 का छोटे से छोटा मल्टीपल 24 आता है, 6 और 8 का छोटे से छोटा मल्टीपल एलसीएम 24 आता है, तो 24 एक्चुअल में 4 की वैल्यू है, 24 एक्चुअल में 4 की वैल्यू है। तो न्यूनतम बॉल कितनी होंगी, 11, 7, 18 और 3, 21। प्यारे बच्चों 6 बार कटेगा, कम से कम 126 बॉल तो होनी चाहिए बेटा, कम से कम 126 बॉल तो होनी चाहिए। ये इन बॉलों की संख्या का रेशो आ गया, ये इन बॉलों की संख्या की बात आ गई। क्या ये बात तुम्हें क्लियर है प्यारे बच्चों? अब ना केवल तुम्हारे सवाल बचे हैं जी 8। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 सवाल बचे हैं। ये तुम्हें बेटा मैं 5 बजे की क्लास में करवाऊंगा, और रेशो की जानकारी आप सब बच्चे बेटा मिलिएगा। अपन 5 बजे पढ़ते हैं तो ये बाकी के सवाल करवाऊंगा बेटा। अब तुम्हें आधे घंटे का ब्रेक लेके 5 बजे वाली क्लास को अवश्य पढ़ना है। रेशो टॉपिक आज पूरा हो जाएगा और कल फिर बनाएंगे मिक्सचर, वो कल पढ़ेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।